गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 के विषय में बात करेंगे। अध्याय 3 के विषय में हम आपको इससे पहले जो वीडियो था उसमें बता चुके हैं। अब हम अध्याय 4 की बात करेंगे। तो अध्याय का जो नाम है, पाठ का जो नाम है वो है औद्योगिकरण का युग। क्या नाम है? औद्योगिकरण का युग। अब ये औद्योगिकरण क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियों का आना, कंपनीज का आना। और जो इससे पहले का समय था जब उद्योग नहीं हुआ करते थे तभी तो वस्तुएं बनती थी, तभी तो चीज़ें बनती थी। वो कैसे बनती थी? वो ज़्यादातर वस्तुएं या चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी। ठीक है, हाथ से बनाई जाती थी। और उसके बाद में जब उनका बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा तो उस समय को हम, जब मशीनों के द्वारा वस्तुएं बनने लगी, उसे हम औद्योगिकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो औद्योगिकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे इस अध्याय में यूरोप के बारे में, और यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद में हम इसी चैप्टर में इंग्लैंड के बाद अपने भारत के बारे में भी बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग किन किन समय पर लगाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। जैसे है आदि औद्योगिकरण। अब ये आदि औद्योगिकरण क्या है? हम जानते हैं, जैसा हमने आपको बताया, कि औद्योगिकरण से पहले भी वस्तुएं बनती थी, हाथ से बनती थी, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात है। जैसे आदि औद्योगिकरण की बात करते हैं, इंग्लैंड एवं यूरोप में फैक्ट्री प्रणाली उत्पादन से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या होने लगा था? बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। इसे आदि औद्योगिकरण कहा गया। फिर से एक बार देख लें, आदि औद्योगिकरण की बात है। इंग्लैंड एवं यूरोप में फैक्ट्री प्रणाली उत्पादन से पहले भी, मतलब जब फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी उससे पहले की बात है, फैक्ट्री प्रणाली उत्पादन से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु, मतलब चीज़ें देश से बाहर भेजने के लिए भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, चीज़ों का निर्माण किया जाता था, और बड़े पैमाने पर किया जाता था। ठीक है, इसे ही आदि औद्योगिकरण कहा गया है। इसमें एक शब्द आया है आदि। अब ये आदि क्या होता है? कौन सा? औद्योगिकरण तो बता दिया आपको। आदि शब्द जो आता है किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक व्यवस्था का संकेत है। ये किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक व्यवस्था का संकेत कौन करता है? आदि। तो आदि का मतलब शुरुआत। ओके, अब अगले बिंदु की हम बात करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। 1730 में पहला कपड़ा मिल इंग्लैंड में स्थापित किया गया। जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और 1730 में इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई। ठीक है, अगले बिंदु की हम बात करते हैं। 1840 तक सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्यम हुआ करता था। कब तक? 1840 तक सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्यम या व्यापार हुआ करता था। ओके, अगले बिंदु की हम बात करते हैं। तो जब कपड़ा बनने लगा तो कुछ मशीनों का भी आविष्कार हुआ। जब कपड़ा बनने लगा तो कुछ छोटी छोटी मशीनों का भी आविष्कार हुआ। उसमें सबसे पहले नाम आता है स्पिनिंग जेनी का। किसका? स्पिनिंग जेनी का। तो शाब्दिक अर्थ स्पिनिंग जेनी, स्पिन का मतलब होता है कताई बुनाई। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया था। अब इस मशीन के आने से
इस मशीन के आने से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई वो महिलाओं को हुई। क्या दिक्कत हुई? महिलाओं के रोज़गार छिन गए, क्योंकि मशीन आ गई, मशीनों से वो काम होने लगा जो महिलाएं हाथ से किया करती थी। तो जब महिलाओं के रोज़गार छीनने लगे इंग्लैंड में, तो महिलाओं ने क्या किया कि मशीनों पर हमले शुरू कर दिए, मशीनों की तोड़फोड़ शुरू कर दी, मशीनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ये स्पिनिंग जेनी के आने के बाद की बात है। उसके बाद में हम अगले बिंदु पे बात करते हैं। 1850 तक भारत में इंग्लैंड के कुल कपड़ा निर्यात का 1850 तक भारत इंग्लैंड के कुल कपड़ा निर्यात का 31% आयात करता था। यानी कि 1850 तक भारत इंग्लैंड से 31% कपड़ा मंगवाता था, और उसके बाद में 1870 तक ये बढ़ करके 50% से भी अधिक हो गया। 1870 तक बढ़ करके ये 50% से भी अधिक हो गया। अगले हम बिंदु की बात करते हैं। चूँकि अब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो 1854 में पहली कपड़ा मिल भारत के बम्बई में स्थापित की गई। ध्यान से सुनिएगा, 1854 में भारत के बम्बई में, आजकल उसे मुंबई कहते हैं, पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में उसी के अगले वर्ष 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। दोनों बिल्कुल क्रम में हैं। 1854 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना बम्बई में की गई थी, और 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। अगले हम बिंदु की बात करते हैं। 1874 में पहली कताई बुनाई मिल, 1874 में पहली कौन सी? कताई बुनाई मिल की स्थापना। ये भारत की बात हो रही है। कताई बुनाई मिल की स्थापना मद्रास, आधुनिक या आजकल उसे चेन्नई कहते हैं, चेन्नई में की गई थी। ठीक है, अगले हम बिंदु की बात करते हैं। चूँकि इन फैक्ट्रीज लगाई गई थी, इनकी देखरेख के लिए और सुपरवाइज के लिए एक पद दिया गया था, और उस पद को क्या कहते थे? नाम आता है इसका गुमाश्ता। ये गुमाश्ता कौन होते थे? कंपनी के बुनकरों, यानी कि जो कंपनी में फैक्ट्रीज में बुनाई का काम करते थे मशीनों के द्वारा, कंपनी के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने हेतु वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। मतलब उन्हें सैलरी मिलती थी, उन्हें तनख्वाह मिलती थी, उन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, और उन कर्मचारियों को क्या कहा गया? गुमाश्ता कहा गया। क्या कहा गया? गुमाश्ता कहा गया। इन्हें बाकायदा तनख्वाह भी मिलती थी। अगले बिंदु की बात करते हैं हम। अंग्रेजों के साथ व्यापार में सहायक के रूप में काम करके कुछ व्यक्तियों ने काफ़ी धन अर्जित किया, काफ़ी पैसा कमाया, और उनकी ये इच्छा थी कि वो भारत में ही अपने उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे। अब उन व्यक्तियों में प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? जैसे द्वारकानाथ टैगोर, बम्बई में दिनाशा पेटिट, और जमशेद जी नुसरवान जी टाटा का नाम मुख्य रूप से आता है। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में काम किया और पैसा कमाया, धन अर्जित किया। उसके बाद में इन्होंने ये इच्छा जताई कि ये भारत में ही क्या करेंगे? भारत में ही उद्योगों की स्थापना करेंगे। अगली हम बात करते हैं 1917 की। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद, जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने चीन के साथ में भी व्यापार का काम किया था। अब हम कुछ तिथियों की बात करते हैं। तिथियां ये क्रम में हैं। जैसे पहली तिथि है हमारी 1600 में क्या हुआ? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगली तिथि की बात करते हैं 1730। जैसा कि आप इससे पहले भी बता चुके हैं, इंग्लैंड में पहले कारखाने की स्थापना की गई थी। कब? 1730 में। उसके बाद में 1764 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। 1769 की बात करते हैं, वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया गया था। कौन सी मशीन? वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार 1764 में किया गया था। उसके बाद में
वाटर फ्रेम का आविष्कार 1769 में किया गया था। अगली जो हमारी तिथि है वो है 1776, म्यूल, ध्यान से नाम सुनिएगा, म्यूल नामक सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार 1776 में किया गया था। उसके बाद अगली तिथि की बात करते हैं हम 1793, कॉटन जिन। कौन सी? कॉटन जिन। ये मशीनों के नाम हैं, उस समय की ये मशीनें हैं। 1793 में कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार किया गया था। अगली तिथि की हम बात करते हैं 1853। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है विशेष रूप से भारत के लिए। कौन सी? 1853। इसमें क्या हुआ था? बंबई से ठाणे के बीच में पहली भारतीय रेल चलाई गई थी भारत में। 1853 में पहली रेल भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा। अगली तिथि है हमारी इसी क्रम में 1855, रिशरा कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। रिशरा कोलकाता में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। 1860 की बात करते हैं हम उत्तर भारत में। कहाँ पे? उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर भारत में हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में कानपुर में कॉटन मिल की स्थापना 1860 में की गई थी। ठीक है। अगली हम बात करते हैं 1862 की। अगली तिथि जो हमारी है वो 1862 की है। क्रम में है तिथियां। दूसरी जूट मिल, देखिए पहली जूट मिल जो थी वो 1855 में पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी, और दूसरी जो जूट मिल है वो 1862 में पश्चिम बंगाल में ही गई थी। ये दूसरी जूट मिल की बात है। फिर 1874 में मद्रास में पहली कताई बुनाई मिल की स्थापना की गई थी, आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर एक तिथि आती है 1912, ये भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। 1912 में पहली लौह एवं इस्पात मिल की स्थापना की गई थी। कब? 1912 में। अब हम कुछ शब्द आए हैं इसमें, चैप्टर में यूज हुए हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे पहला शब्द है फुलर। कौन सा शब्द है? फुलर। इसमें क्या होता था? फुलर, जैसा नाम है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है। अब फुल करने का मतलब अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़े को वो समेटता है, उसे क्या कहते थे? फुलर कहते थे। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, फुल करने का मतलब होता है चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। दूसरा शब्द है हमारा कार्डिंग। दूसरा शब्द है हमारा कार्डिंग। अब ये कार्डिंग क्या है? कार्डिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, कार्डिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। अगला शब्द हमारा है सिपाही। वैसे तो सिपाही से परिचित होंगे, इंग्लिश में इसे सिपाही भी कहा गया है। तो सिपाही क्या है? क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार के समय की बात है। सिपाही, अंग्रेज इस शब्द का ऐसे प्रयोग करते थे जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक। अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक को सिपाही कहा जाता था। ठीक है। अगला हमारा जो शब्द है जॉबर। जैसा नाम है जॉब, यानी कि काम धंधा, नौकरी। अब जॉबर क्या है? जॉबर में कोई भी पुराना और विश्वसनीय व्यक्ति, क्या करते थे अंग्रेज? कोई भी पुराना या विश्वसनीय व्यक्ति या कर्मचारी होता था जिसे उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे। मतलब जॉबर क्या काम करता था? नए मजदूरों की भर्ती करवाने का काम जॉबर करता था। ठीक है। अगला हमारा जो शब्द है वो है व्यापार संघ। कौन सा शब्द है? व्यापार संघ। ये निर्माताओं के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षित करते थे, उत्पादन को नियंत्रित करते थे और प्रतिस्पर्धा व कीमतों का भी निर्धारण करते थे। कौन? व्यापार संघ। तो ये व्यापार संघ की बात हो गई। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से ये देखा कि औद्योगिकरण का युग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और भारत में इसका विकास कैसे हुआ। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम अगले चैप्टर में आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे।